मैग्नेटिक करेक्शन, ठीक है, बीच में आपको राइट। कोई रेज और हैंड नहीं इसकी करना वैल्यू है यहाँ पर आपको 9603 दूंगी जब इंटू मैं आपसे एक्सपोनेंट लेना चाहूंगी मैं आपको -6। बता ये दूंगी। डायमैग्नेटिक करेक्शन है, जिस स्टूडेंट ने अभी मुझसे पूछा है, इसका मतलब है आवाज आ रही। जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही, काइंडली मुझे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, आपके अपने डिवाइस का प्रॉब्लम है। यहाँ पर इस वक्त 86 स्टूडेंट्स मौजूद हैं और 2-4 कह रहे हैं कि उनको आवाज नहीं आ रही। जिनको नहीं आ रही है वो अपनी डिवाइसेस चेक करें। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो है पढ़ाया था यहाँ पर स्टार्ट में हमने आपको डिफरेंट स्पिन्स के बारे में जो है वो पढ़ाया था, ठीक है। और एक स्पिन के बारे में जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट थी, हमने उसके बारे में आपको बताया था कि हम जो है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन जब हम आपको बता रहे थे तो हमने आपको लास्ट स्टेटमेंट बताई थी कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग हैज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द एनर्जी लेवल्स ऑफ द ऑर्बिटल। इस चीज को हमने कहा था आपको कि हम बाद में आपको जो है वो इस स्टेटमेंट को जो है वो जस्टिफाई करेंगे, ठीक है, राइट। ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन है। देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड जो कि इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस होती है, वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन कहलाता है, राइट। और इंटरेक्शन बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड इट्स ऑर्बिटल मोशन इज कॉल्ड स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। spin orbit coupling has a significant effect on the energy levels of the orbital। इस स्टेटमेंट को हम जो है यहाँ पर दोबारा से आपको जो है बताएंगे और इसको जस्टिफाई भी करेंगे। ऑर्बिटल, ये एक्चुअली जो हमने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन के बारे में आपको बताया है, इसके अंदर ऑर्बिटल ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मूवमेंट्स, ठीक है, इसको हमने जो है वो देखना है। और इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारे पास जो है हम ऑक्टाहेड्रल सिस्टम में ये चीज देखेंगे पहले। और इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं T2G में DXY DXZ DYZ, और इसी तरह EG में हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं DZ² DX² -Y², ठीक है। अच्छा, जो T2G में ऑर्बिटल्स हैं DXY DXZ DYZ, ये हमारे पास जो ऑर्बिटल मौजूद होते हैं ये सेम शेप के होते हैं और ये होते हैं बिटवीन द एक्सिस। अगर x और y के बीच में है तो ये DXY कहलाते हैं। ये देखिए आप, x और y के बिटवीन जो एक्सिस है ये DXY है, इसमें आप देख रहे हैं डंबल शेप्ड है। इसी तरह DYZ है, ये y और z एक्सिस के बीच में जो ऑर्बिटल्स बने हुए हैं ये आपके DYZ ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। और ये आपके DXZ हैं जो कि यहाँ पर आपके x और z के बिटवीन बने हुए हैं जो ऑर्बिटल्स, ये आपके DXZ कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है DXY DYZ और DXZ ऑर्बिटल्स जो हैं ये क्या होते हैं, आपके बिटवीन द एक्सिस होते हैं। और ये तीनों ऑर्बिटल जो हैं ये आपके किस में होते हैं, T2G में होते हैं। किस में होते हैं, T2G में। और यहाँ पर ये आपके T2G ऑर्बिटल हैं DXY DYZ और DXZ के। कीप इन द माइंड, जबकि आपके जो EG में ऑर्बिटल्स होते हैं, आपके जो EG में ऑर्बिटल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके DX² -Y², जहाँ आप देख रहे हैं, और DZ² है। DZ² में अगर आप देखें तो ये अलोंग द एक्सिस है, Z को इसने पूरा अलोंग करा हुआ है, ठीक है। आपको Z का एक्सिस नजर नहीं आ रहा, पूरा ऑर्बिटल बना हुआ है Z पर, ठीक है। इसी तरह DX² -Y² है, यहाँ पर आप देख रहे हैं X और Y एक्सिस को इन्होंने अलोंग द एक्सिस, ठीक। और ये आपके जो है एक जैसे शेप के नहीं है, यहाँ पर x और y के ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है और यहाँ पर जो है वो सिर्फ z के ऑर्बिटल्स की इन्वॉल्वमेंट है। तो कोई भी डिस्कशन करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि T2G और EG में, T2G और EG जो है इसमें आपके जो ऑर्बिटल्स हैं उनके शेप्स कैसे हैं, ठीक है। Z² DZ² और DX² -Y² जो है ये अलोंग द एक्सिस होते हैं और इन दोनों के अलग अलग जो है अपने ऑर्बिटल्स के शेप्स हैं। जबकि आपने देखा कि अगर हम बात करते हैं T2G के ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, हम अगर हम T2G के ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, दैट इज DXY DXZ DYZ, तो ये क्या है, सेम शेप के हैं। कीप इन द माइंड, इस चीज को अच्छा सा देख लें।
ये चीज समझ में आपको आ गई है? तो अब हम दोबारा अपनी स्टेटमेंट पर आते हैं, ये वाला। ठीक है, ये पहली स्लाइड है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। इन ऑर्डर फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू कंट्रीब्यूट टू द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम टू द ऑर्बिटल, अगर हमें ये देखना है कि किसी इलेक्ट्रॉन का, अगर ईशा आप डिस्टर्ब ना करें, आपके अपनी डिवाइस का मसला है जो आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है। In order for an electron to contribute to the orbital angular momentum to the orbital, इसका मतलब ये है कि अगर हमें ये देखना है कि किसी इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन जो है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में है या नहीं, तो हमें क्या चीज चेक करनी होगी? हमें ये चीज चेक करनी होगी इन विच इट रिसाइड्स। इट क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पर मौजूद है? T2G में मौजूद है या EG में मौजूद है? सबसे पहले तो हमें ये चीज चेक करनी होगी, ठीक है। इन विच इट रिसाइड, जिसमें भी ये मौजूद है, उसके अंदर क्या एबिलिटी होनी चाहिए? मस्ट बी एबल टू ट्रांसफॉर्म, मस्ट बी एबल टू ट्रांसफॉर्म, कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाए किस चीज में? इनटू एन एग्जैक्टली आइडेंटिकल एंड डीजेनरेट ऑर्बिटल बाय अ सिंपल रोटेशन। यानी कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन मौजूद है T2G के किसी ऑर्बिटल में और आप उसको जो है सिंपल 90 डिग्री की रोटेशन देते हैं, तो उस वक्त जो है वो ट्रांसफॉर्म होकर जो है वो आइडेंटिकल और डीजेनरेट ऑर्बिटल जैसा बन जाता है उस शेप का या नहीं? ठीक है, अगर ऐसा है, राइट, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका जो है वो कंट्रीब्यूशन है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये बात अभी आपको बहुत अच्छी तरह समझ नहीं आएगी, हम आगे आगे जैसे आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे ये स्टेटमेंट आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। इस वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि T2G के जो ऑर्बिटल्स हैं उनके शेप्स कैसे हैं, और आपके जो EG के ऑर्बिटल्स हैं उनके शेप कैसे हैं, राइट। जो आपको दोबारा मैं बता देती हूँ, आपको जो आपके पास मौजूद हैं T2G के शेप्स हैं, वो तीनों के DXY, DXZ और DYZ के शेप्स जो हैं वो आपके जो हैं कैसे हैं? एक जैसे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स द degenerate set of orbitals dxy, dyz, dxz can be interconverted या interconverted है। अगर मैं dxy को जो है 90 डिग्री की रोटेशन दूंगी तो वो इस तरह का बन जाएगा, अगर मैं DYZ को दूंगी तो इस तरह का। आप देख रहे हैं इसमें शेप चेंज नहीं हो रहा, शेप जो है वो सेम है। अगर मैं DXZ को 90 डिग्री की रोटेशन दूंगी तो आपका जो है ये इस शेप का बन जाएगा, बिटवीन द एक्सिस ही रहेगा, शेप जो है वो राइट। तो इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो T2G के किसी भी ऑर्बिटल में मौजूद है, इधर DXY या DXY या DXZ या DYZ में मौजूद है, तो उसका हम कहेंगे कि ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन है। अंडरस्टैंड? जबकि अगर हम यही चीज हम अप्लाई करेंगे EG में, तो उसमें क्या होगा उसको हम देखते हैं। However, the orbitals in the EG subset cannot be interconverted by rotation about any axis, as the orbital shapes are different. Therefore, an electron in the EG set does not contribute to the orbital angular momentum and is said to be quenched. यानी कि अब आप समझें इसको, अगर ऑर्बिटल्स जो हैं, however the orbitals in the EG subset, आपको मालूम है कि ऑर्बिटल्स जो हैं EG के कैसे हैं? dz स्क्वायर है, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है, और ये क्या है? ये अलोंग द एक्सिस है। और ड्यू टू दिस रीजन अगर आप इनको 90 डिग्री की रोटेशन देंगे तो ये इंटर कन्वर्टेड, ये नहीं होगा कि डीजी स्क्वायर को मैं 90 डिग्री बनाऊं तो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाए। अगर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं 90 डिग्री की रोटेशन दूं तो वो dz स्क्वायर बन जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? एज द ऑर्बिटल शेप्स आर डिफरेंट, क्योंकि ऑर्बिटल्स के शेप्स जो है डिफरेंट है। जबकि जो है अगर हम यहाँ देखते हैं, अगर हम पीछे वाली स्लाइड को देखते हैं तो उसके अंदर तो आपके शेप्स जो है वो सेम है, ठीक है। यहाँ पर आपके जो है शेप्स जो है वो सेम है, तो इस वजह से यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटर कन्वर्जन होगा और ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। जबकि अगर हम इसको देखते हैं EG ऑर्बिटल्स को देखते हैं तो वहां वो इंटर कन्वर्टेबल नहीं है। अंडरस्टैंड? इसका मतलब है अगर कोई इलेक्ट्रॉन EG में प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि वो क्वेंचिंग है। क्वेंचिंग का मतलब ये है, क्वेंच का मतलब जो इस वर्ड की इंग्लिश का मीनिंग है वो है थ्रस्ट, ठीक है। थ्रस्ट उर्दू में प्यास। तो हम किस वक्त क्वेंचिंग कंडीशन कहेंगे? जब हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं है
वो उस सूरत में होगा अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो रिसाइड करेगा, प्रेजेंट होगा कहाँ पर, ईजी के ऑर्बिटल में। ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं T2G सेट में, डू नॉट ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। हमने अभी आपसे कहा कि अगर T2G में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो वो कंट्रीब्यूट करेगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट में। ठीक है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ऐसा हमेशा नहीं होता। ठीक है, वो कौन सा केस है जिसमें ऐसा नहीं होता? वो केस है T2G3 अगर कॉन्फ़िगरेशन है, और उसकी एग्जांपल D3 सिस्टम है। D3 सिस्टम में आपका क्या होगा? D3 सिस्टम कैसा होता है इसको हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जब ये DXY में एक है, एक DYZ में है, एक DXZ में है। अब अगर हम इसको जो है 90 डिग्री की रोटेशन देंगे तो इसके पास स्पेस नहीं है, सेम स्पिन में ऐसा नहीं हो सकता ये यहाँ आ जाए। ठीक है, क्योंकि ये सेकंड आपका DXY को देंगे तो DYZ भी फिल है, DXZ भी फिल है, DYZ को देंगे तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और दूसरी बात है कि सेम स्पिन में है। अगर D3 सिस्टम आपका है और T2G में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उस सूरत में भी ये क्वेंचिंग कहलाएगा। क्वेंचिंग का मतलब ये है कि इसका जो है इस इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, राइट। Electrons in the T2G set do not always contribute to the orbital angular momentum. For example, in the D3 T2G3 case, an electron in the dxz orbital cannot by rotation be placed in the dyz orbital, as the orbital already has an electron of the same spin. This process is called quenching. ये process क्या कहलाता है? ये process कहलाता है quenching। D3 सिस्टम क्या है? क्वेंचिंग है। इसके अलावा अगर आप D5 हाई स्पिन देखेंगे तो इसमें आप देखें ईजी में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो वैसे ही जो है वो क्या हो गया? सिस्टम क्वेंच्ड हो गया। और यहाँ पर भी सब सेम स्पिन में मौजूद है। यहाँ कोई अगर आप ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, 90 डिग्री देंगे जब भी नहीं होगा, सेम स्पिन के पास स्पेस नहीं है। जबकि ईजी में भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ड्यू टू दिस रीजन D3 सिस्टम और D5 सिस्टम हाई स्पिन में अगर मौजूद है तो हम इस वक्त कहेंगे कि ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन ऑर्बिटल के साथ नहीं है, और ये सिचुएशन आपकी कहलाएगी क्वेंचिंग। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो मुझे फीडबैक दीजिए, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। यस, गिव मी फीडबैक। आसिया, मेरे पास फीडबैक आ रहा है, स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है। आपका कुछ अपना प्रॉब्लम है आसिया? ओके, स्टूडेंट्स ने कहा है क्वेंचिंग, दोबारा बता दें तो क्वेंचिंग बेटा ये होगा, दो सूरतों में क्वेंचिंग होगी। ठीक है, एक सूरत तो ये है कि आपके पास ईजी में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और पांचों के पांचों सिस्टम, आप पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम स्पिन के हैं, D5 सिस्टम हाई स्पिन में है, तो ये आपका क्वेंच होगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो है लास्ट एग्जांपल हमने यहाँ देखी है कि आपके पास अगर ये इस तरह का मौजूद है सिस्टम सेम स्पिन में, अगर पॉजिटिव स्पिन होगा तो हम अभी डिस्कस करेंगे, अभी हम सेम स्पिन की बात कर रहे हैं। अभी आप याद रखें D3 सिस्टम और D5 सिस्टम हाई स्पिन में होगा तो एक क्वेंचिंग कहलाएगा। अंडरस्टैंड? जबकि D1 D2 सिस्टम अभी आपको हम कुछ देर बाद एक्सप्लेन करेंगे। राइट, उसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ, अगर हम थोड़ा जल्दी चलते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट।
देखिए बेटा, अगर अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, D1 सिस्टम है तो यहाँ पर जो है वो क्वेंचिंग बहुत कम होगी, ठीक है, राइट। अगर इसके पास स्पेस है, ये यहाँ भी मूव कर सकता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी। अगर ये D2 सिस्टम है तो इसके पास यहाँ जगह है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर भी आ सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर भी आ सकता है। लेकिन अगर D3 सिस्टम है तो यहाँ पर क्या है आपका, ये फुली क्वेंच्ड है, यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है, ठीक। अगर ये D4 हाई स्पिन है तो ये भी आपकी क्या कंडीशन है, क्वेंच्ड कंडीशन है। यहाँ पर सेम स्पिन में नहीं आ सकता, और रीजन वाला तो बिल्कुल भी इंटर कन्वर्टेड नहीं होता, तो ये पूरा क्वेंच्ड है, ठीक है। इसी तरह जब हमें D5 की बात करेंगे तो यहाँ पर अपोजिट स्पिन में स्पेस है, ये यहाँ पर भी आ सकता है, ये यहाँ भी आ सकता है, तो यहाँ पर जो है वो बहुत कम क्वेंचिंग होगी। इसी तरह अगर हम ये वाला सिस्टम देखें D5, तो यहाँ पर आपका ये फुली क्वेंच्ड। अंडरस्टैंड? नाउ आई थिंक इट इज क्लियर। जी, फीडबैक दीजिए। यस, फीडबैक, फीडबैक प्लीज। अभी हम ये सारे सिस्टम बेटर डिस्कस करेंगे, D1 से लेकर D10 तक करेंगे। ओके, ज्यादातर स्टूडेंट को क्लियर हो गया, बाकी अभी हम तकरीबन 8-9 एग्जांपल्स अभी हम इसकी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, टेट्रा, अच्छा अभी तक हमने ऑक्टाहेड्रल केस की बात की है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कैन बी ट्रीटेड इन अ सिमिलर वे विद द एक्सेप्शन दैट वी फिल द Eg orbital first and the electrons in these do not contribute to the orbital angular momentum. टेट्राहेड्रल केसेस जो हैं वो भी इसी तरह ट्रीट होते हैं, लेकिन आपको मालूम है टेट्राहेड्रल केस में जो है वो Eg ऑर्बिटल जो है वो लोअर साइड पर होता है, और T2G ऑर्बिटल जो है वो अपर साइड पर होता है, ठीक है। अभी हम यहाँ टेट्राहेड्रल का केस डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ आपको थोड़ा सा क्लू दिया है अबाउट द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, अदरवाइज हमें यहाँ पर जो है सिर्फ ऑक्टाहेड्रल केस ही डिस्कस करना है, राइट। ओके, अच्छा ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट ये हम पहले पढ़ा चुके हैं, आपको सारी स्लाइड्स आप देख चुके हैं। अब हम एग्जांपल्स करेंगे जो हमने अभी आपको पढ़ाया है। ओके, इस स्लाइड का आप लोग स्लाइड्स की स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद सिंपल आप जो है वो चीजों को समझें जो मैं आपको समझा रही हूँ। ओके स्टूडेंट, 10 मिनट्स रह गए, लेकिन आप उसके बाद रिज्वाइन कीजिएगा क्लास, ठीक है, अगर अचानक से मीटिंग एंड हो जाती है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया है स्टूडेंट्स ने। अच्छा, अब आप ये देखें, फिर स्टूडेंट चैट पर कुछ मुझसे पूछ रहे हैं, मैम प्रीवियस स्लाइड शो कर दीजिए। ओके, स्लाइड, बेटा प्रीवियस स्लाइड कौन सी स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड तो दूसरी हैं। आपके पास स्लाइड नंबर बता दिया करें, और जरूरी नहीं कि आप सब स्क्रीनशॉट लें, किसी की ड्यूटी लगा दें स्क्रीनशॉट की, एक बंदा ले ले और कर दे सबको। ओके, स्क्रीनशॉट हो गया है। क्वेंचिंग को थोड़ा सा बेटा, बहुत दफा क्वेंचिंग एक्सप्लेन कर दी, आगे 10 एग्जांपल्स आएंगी महा, उसमें हम मजीद आपको बता देंगे, ठीक है। ओके, अच्छा अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर आपके पास तीन हम मूवमेंट्स आपको बता चुके हैं, उसके न्यूमेरिकल्स भी बता चुके हैं कि आप स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट और स्पिन ऑर्बिट मैग्नेटिक मूवमेंट्स आपको कैलकुलेट करना हमने सिखा दिया है। अब अगर आपके पास वो तीनों वैल्यूज मौजूद हैं सपोज, ठीक है, उनको आप देखिएगा, क्या ऐसा है कि म्यू एस जो है वो लेस देन है म्यू इफेक्टिव के, और म्यू इफेक्टिव जो है वो लेस देन है म्यू एस प्लस एल के, ठीक है, या इस केस में म्यू इफेक्टिव इक्विवेलेंट है म्यू एस प्लस एल के। अगर ऐसा है तो उस वक्त आप, हम आपको सवाल में कहते हैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में क्वेंचिंग के रेफरेंस से स्टेटमेंट दीजिए, ठीक है। वो तीन तरह की क्वेंचिंग हो सकती है, एक पार्शियली है, एक सिग्निफिकेंटली है, और एक फुली है।
जब आपके पास तीनों वैल्यूज होंगी तो आप देखिएगा, इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा पार्शियली क्वेंच में किस तरह का आपको ट्रेंड बताया है, और सिग्निफिकेंट में कैसा बताया और फुली में कैसा बताया। ठीक है, इन चीजों को भी हम अप्लाई करेंगे आगे, अभी आप सिर्फ इसको नोट कर लीजिए। Now we are going to discuss examples of magnetic moments and their interpretation. यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे थे कुछ क्वेंचिंग का बता दें, ठीक है, और कुछ लो स्पिन का पूछ रहे थे, तो हम यहाँ पर बहुत सारे केसेस 9 एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो अभी जो आपकी क्वेंचिंग वाली कंडीशन हो रही है ना, थर्स्ट वाली, तो इंशाल्लाह ताला वो रिमूव हो जाएगी क्वेंचिंग। ठीक है, ओके। आते हैं अब हम एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल 1 पर। ओके, एग्जाम्पल 1 से पहले आप ये जरा याद रखिएगा कि T2G में आपके पास dxy, dxz, dyz होते हैं, जिनके जो है वो सेम शेप होते हैं, जबकि EG में dz स्क्वायर dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होते हैं, जो कि डिफरेंट शेप के होते हैं। ये सिर्फ आपका रिमाइंडर के लिए यहाँ पर मैंने बताया। ओके, एग्जाम्पल 1 है। अब आपको देखें किस तरह करना होगा, इसको अच्छे से समझ लीजिए। VCl6-2 आपको गिवन है, ठीक है, सपोज, और आपको मैंने कहा कि इसका जो है आपने मालूम करना है, म्यू एस मालूम करना है, या कोई सी दो चीजें मालूम करनी है, या तीन चीजें मालूम करनी है, राइट। अच्छा, अब अभी तो मैंने आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया है। अब अगर आपको ये गिवन है और इसमें आपको कहा जा रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में आपने जो है वो स्टेटमेंट देनी है, तो हाउ यू विल डू। आपको सिर्फ गिवन है VCl6-2, और सपोज ये वैल्यूज गिवन है, ये नहीं गिवन वेनेडियम 4 और D1। आपने क्या करना है, पहले स्टेप में आपने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है VCl6-2 की, और यहाँ पर कैसे होगा, -6 फ्लोरो है, तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +4 है। ठीक है, अच्छा, वेनेडियम जो है ये क्या होता है, 23 होता है, और 23 की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या है, D3S2 है। अब अगर D3S2 में वेनेडियम +4 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके S में से चले जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आपके D में से चले जाएंगे, अब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा D में, तो द सिस्टम इज D। बताने का मकसद ये है, पहला स्टेप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे आप सेंट्रल एटम की, दूसरा स्टेप आपने D सिस्टम निकालेंगे, ठीक है, राइट। उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, आप डायग्राम बनाएंगे। आपने डायग्राम बनाई तो जाहिर सी बात है, ये ऑक्टाहेड्रल सिस्टम है, तो T2G के पहले ऑर्बिटल में आपने एक इलेक्ट्रॉन लगा दिया, ठीक। उसके बाद जब आपने इन वैल्यूज को मैच करा, तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या चीज बन रही है, यहाँ पर बन रहा है कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो पार्शियली क्वेंच। अंडरस्टैंड, ये बात समझ में आ गई है तो बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। यस स्टूडेंट्स, ओके। नाउ एग्जाम्पल टू है, आपके पास अमोनियम वेनेडियम सल्फेट है, अमोनियम +1 है, सल्फेट 1 सल्फेट -2, 2 सल्फेट -4 -4, और अमोनियम +1, तो वेनेडियम ऑटोमेटिकली विल बी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, अब वेनेडियम होता है 23, दैट इज B3S2। अब ये है वेनेडियम +3, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके S में से चले जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन आपका डी में से चला जाएगा, तो इसका मतलब है कि अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 2। तो इसका मतलब ये है कि डी सिस्टम विल बी द D2। ठीक है, D2 को आपने जो है इस तरह आप इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल करेंगे, और आप देखेंगे यहाँ पर एक ही स्पेस बची है, और यहाँ पर आप वैल्यूज देखिए, तो वैल्यूज देखकर हमें पता चल रहा है कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो है किसमें आ रहा है, सिग्निफिकेंटली क्वेंच, यानी फुली क्वेंच तो नहीं है, अभी यहाँ पर जगह बाकी है, तो इसलिए हमने इसको कह दिया सिग्निफिकेंटली क्वेंच। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 3। एग्जाम्पल 3 है पोटेशियम क्रोमियम सल्फेट है, और यहाँ पर जो है सेंट्रल एटम क्रोमियम है, पोटेशियम +1 है, सल्फेट -4 है, तो क्रोमियम ऑटोमेटिकली क्रोमियम 3 हो गया है। क्रोमियम 3, राइट, क्रोमियम 24 होता है, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन D4S2 है। अगर क्रोमियम 3 है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके S में से जाएंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन आपका D में से जाएगा, तो सिस्टम विल बी D3। ठीक है, D4S2 था, तो आप सिस्टम हो गया D3 क्रोमियम +3 में।
आपने इसकी डायग्राम बनाई, और ये बात हम पहले बता चुके हैं, वैल्यूज को देखे बगैर आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्या है, आपका फुली क्वेंच्ड है। ये हमने आपको जो है स्टार्ट में भी बताया था कि D3 सिस्टम आपका फुली क्वेंच्ड होता है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर एल ऑर्बिटल को शो कर रहे हैं, यहाँ पर ऑर्बिटल का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो बिल्कुल 0 है। ठीक है, तो अगर आपके पास D3 सिस्टम की कोई एग्जांपल हमने आपसे पूछ ली तो ये तो आपके मजे आ जाएंगे, ये तो बहुत इजी है D3। हाँ हाँ हाँ। ये हानि ने सवाल करा है कि म्यू एस प्लस एल की वैल्यू से कैसे पता चल रहा है बेटा। आपको पहली स्लाइड जो दिखाई थी उसके अंदर बताया था कि आपको ये ट्रेंड देखना है। ठीक है, जस्ट एक तो आप लोग कंसंट्रेट करते नहीं और बीच में इंटरप्ट करते हैं, ये आपको यहाँ से पता चल रहा है। ठीक है, यहाँ से पता चल रहा है कि अगर ये ट्रेंड होगा तो ये क्वेंच पार्शियली होगा, ये ट्रेंड होगा तो ये क्वेंचिंग होगी, ये ट्रेंड होगा तो ये क्वेंचिंग होगी। ओके, ठीक है, एग्जाम्पल 3 हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम एग्जाम्पल 4 पर जा रहे हैं। एग्जाम्पल 4 है क्रोमियम सल्फेट है। सल्फेट के बारे में आपको मालूम है, 1 सल्फेट हैविंग -2, 2 सल्फेट -4, तो ये आपके पास हो गया क्रोमियम 2 हो गया है। क्रोमियम आपको मालूम है D4S2 है, एस में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, डी में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम विल बी D4। अच्छा, D1 और D2 और D3 में हाई स्पिन लो स्पिन की जरूरत पेश नहीं आती, ये हमने आपको डिटेल में बता चुके हैं। ठीक है, राइट। अब ये आपके पास जो डी फोर सिस्टम से आपका हाई स्पिन और लो स्पिन जो है वो स्टार्ट होता है। तो अब यहाँ पर आपका D4 सिस्टम हाई स्पिन में है। ठीक है, D4 सिस्टम लो स्पिन में अलग चीज होती है। यहाँ पर ये आपका हाई स्पिन में है। आप देख लें यहाँ पर कि आपने पहला 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन और फोर्थ नीचे आने के बजाय ऊपर जाएगा, क्योंकि ये हाई। जब ऐसी बात है तो आपको मालूम है ये तीनों इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, और ईजी वाला भी इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो देखने से पता चला है कि इट विल बी फुली क्वेंच। और आप यहाँ देख रहे हैं म्यू एस प्लस एल 0 है, बिल्कुल भी नहीं है। और 3.87 और 8 भी जो है ऑलमोस्ट जो है वो आपकी जो है करीब तरीन है, तो इसलिए ये आपका म्यू इफेक्टिव जो है ये लेस देन है म्यू एस से। और आपको डायग्राम भी शो कर रही है कि दीज मैग्नेटिक